हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9th थीम सेकंड शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस से चैप्टर लैंडफॉर्म्स अर्थ लिविंग कैनवस के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात करें तो ये हमें क्या एक्सप्लेन करती है? द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन्स दैट द अर्थ्स आउटर लेयर लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स। हमारी जो लिथोस्फीयर आउटर लेयर है अर्थ की, ये कुछ बड़ी बड़ी और कुछ छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये प्लेट्स क्या करती हैं, ये मॉल्टन मेंटल के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं कन्वेक्शन करंट्स की वजह से। क्लियर? अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी के जो आइडियाज़ हमें मिले हैं वो मिले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये प्रपोज की थी एल्फ्रेड वेगनर ने, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये थ्योरी दी है हैरी हेस ने। इनके नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अब अगर हम प्लेट मूवमेंट्स की टाइप्स की बात करें तो पहले नंबर पर है डाइवर्जेंट बाउंड्री। प्लेट्स जो मूव करती हैं इनकी कुछ टाइप्स हैं। नंबर 1 है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। व्हेन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, तो उसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री से क्या बनता है, इनके एक दूसरे से अलग होने से रिफ्ट वैलीज बनती हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर है कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं। व्हेन प्लेट्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं, पास होती हैं। जब प्लेट्स एक दूसरे के करीब आती हैं, ठीक है, तो उनके पास आने से माउंटेन्स बनते हैं। जैसे हिमालयाज जो है ये कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से ही बना है। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। थर्ड नंबर पर है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब प्लेट्स व्हेन प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर, जब प्लेट्स बराबर एक दूसरे के साथ आगे खिसकती हैं, ठीक है, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। इनकी वजह से क्या आता है, इनकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर हम प्लेट मूवमेंट्स की इफेक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो प्लेट के मूव करने से, जब प्लेट्स मूव करती हैं तो उनके मूव करने से क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है, रिफ्ट वैलीज बनती हैं, और ओशन ट्रेंच जो हैं ये भी फॉर्म्स होते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं प्लेट मूवमेंट्स के, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विद अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम। देखिए अर्थ जो है, अर्थ 3 मेन लेयर से बनी है। कौन कौन सी लेयर्स हैं? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे पहले आप इसकी डायग्राम देख लें। इस डायग्राम को आपने अच्छे से याद रखना है, इस क्वेश्चन को आपने डायग्राम के साथ लिखना है। क्लियर? तो ये डायग्राम भी आप अपनी नोटबुक्स पर बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर है क्रस्ट। क्रस्ट जो है ये ऑटोमोस्ट सॉलिड लेयर है अर्थ की। ठीक है, इसकी एवरेज थिकनेस कितनी है, 5 to 60 किलोमीटर। क्लियर? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से बनी है और ये लाइफ को सपोर्ट करती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेंटल दूसरी लेयर है। मेंटल ये क्रस्ट और कोर के बीच में है। इसकी थिकनेस जो है ये 2900 किलोमीटर है। सेमी मॉल्टन रॉक से बनी है। इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीजेज विद डेप्थ। थर्ड नंबर पर है कोर। कोर ये इनर मोस्ट लेयर है। इसकी थिकनेस 3500 किलोमीटर है। इसको कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आउटर कोर और नंबर 2 इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर ये लिक्विड लेयर है, आयरन एंड निकल से बनी है, और जो इनर कोर है ये सॉलिड है ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग विद एग्जाम्पल्स। अब देखिए वेदरिंग क्या होती है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। जब रॉक्स जो हैं वो ब्रेक होती हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, उसको हम वेदरिंग कहते हैं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, तो इसकी 3 टाइप्स हैं, मतलब वेदरिंग की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 कौन सी है, फिजिकल वेदरिंग। दिस टाइप ऑफ वेदरिंग ब्रेक्स रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट चेंजिंग दियर केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर एंटर्स क्रैक्स इन रॉक्स। रॉक्स में जो क्रैक्स होते हैं जब पानी उनमें एंटर करता है, ठीक है, उन क्रैक्स के बीच में जब पानी एंटर करता है वो फ्रीज होता है, एक्सपेंड होता है, और देन रॉक्स जो हैं वो ब्रेक होती हैं, टूटती हैं।
ठीक है, या आउटर लेयर्स ऑफ रॉक्स पील ऑफ, ठीक है, किसकी वजह से, हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से, तब भी रॉक्स जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूटने लगती है। सेकंड नंबर पर है केमिकल वेदरिंग। क्या है, इन दिस वेदरिंग रॉक्स ब्रेक डाउन ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस विद वाटर, एयर और एसिड्स। केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये रॉक्स यहाँ पर टूटने लगती हैं। जैसे जितनी भी आयरन रिच रॉक्स हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो रस्ट फॉर्म करती हैं। क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल है, एसिड रेन स्लोली डैमेजेस रॉक्स। एसिड रेन जो है ये रॉक्स को डैमेज करती है, वहाँ से भी जो स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वो भी वेदरिंग की ही एक टाइप है। उसके बाद है बायोलॉजिकल वेदरिंग। देखिए, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी वजह से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से वेदरिंग होती है। हम रॉक्स को ब्रेक करते हैं जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ, जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, डैम बनाते हैं, माइनिंग करते हैं, तब रॉक्स जो है वो ब्रेक होती हैं। एक एग्जांपल ये है, एक आपने देखा होगा ट्री रूट्स ब्रेकिंग रॉक्स। ट्री की जो रूट्स होती हैं वो भी रॉक्स को ब्रेक करती हैं, ठीक है। और अगर बड़ी बड़ी चट्टानों के पास अगर कोई ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, तो वो उन चट्टानों को क्रैक करती हैं वो रूट्स, ठीक है। और जब वो क्रैक होती हैं तो वहाँ से भी पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टाइप है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिवर्स इन इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, रिवर्स एक इंपॉर्टेंट एजेंट है लैंड को लेवल करने में, ठीक है। दे शेप द अर्थ सरफेस थ्रू इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन। ये हमारी अर्थ सरफेस को एक नई शेप देते हैं, लैंड फॉर्म्स बनाते हैं। किसकी वजह से, इरोजन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन की वजह से। नंबर 1 क्या है, रोल ऑफ रिवर्स इन इरोजन। इरोजन क्या है, इरोजन किसी चीज़ को अपने साथ ले जाना, मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाना, उसको हम कहते हैं इरोजन। अब देखिए, जब वाटर फ्लो में चलने लगता है तो वो रॉक्स को ब्रेक करता है, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो रिवर्स के साथ इरोड हो जाते हैं, यानी वो चलने लगते हैं। रॉक पार्टिकल्स कोलाइड एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। अब रिवर क्या करता है, रिवर अपने साथ बहुत सारे रॉक्स को, पत्थरों को, ठीक है, अपने साथ बहा ले जाता है। और रिवर्स के फ्लो से जब वो आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं वो पत्थर, ठीक है, तो वो टूटने लगते हैं, ठीक है। तो वो उनको अपने साथ फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, यानी कि इरोड कर जाता है वो। देन रॉक्स कैरिड बाय द रिवर रब अगेंस्ट द रिवर बेड एंड बैंक्स। अब जो वो पत्थर, रिवर जब चलता है, जब फ्लो करता है, तो वो पत्थरों को अपने साथ कैरी करता है और फिर वो पत्थर रिवर के बेड के साथ टकराते हैं, बैंक्स के साथ टकराते हैं, ठीक है, और टूटते हैं। और जब वो टूटते हैं तो रिवर उनको अपने साथ इरोड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब रिवर के चलने से, रिवर की फ्लोइंग से क्या बनता है, नंबर 1 वी शेप्ड वैलीज बनती हैं, गॉर्जेस बनते हैं, ठीक है, डीप वैलीज, वाटरफॉल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सेकंड नंबर पर क्या है, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रिवर क्या करता है, इरोडेड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। रिवर्स कैरी इरोडेड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। देखिए, लार्ज रॉक्स रोल अलोंग द रिवर बेड्स। एक जगह से अगर कोई पत्थर चला तो वो वहाँ से होते होते रिवर के साथ चलते चलते दूसरी जगह पहुँच जाता है। छोटे छोटे पत्थर बाउंस होते हुए, उछलते हुए, क्योंकि पानी के बहाव से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो फाइन पार्टिकल्स हैं लाइक सिल्ट, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। थर्ड नंबर पर है रोल ऑफ रिवर्स इन डेपोजिशन। अब रिवर्स क्या करते हैं, इस सभी मटेरियल को लो लाइंग एरियाज में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। जब लास्ट में, एंड में, लो लाइंग एरियाज में रिवर का फ्लो कम होने लगता है, रिवर की स्पीड कम होने लगती है, तो अपने साथ लाया हुआ सभी मटेरियल जो है एंड पोर्शन पर डिपॉजिट कर देता है। तो फिर क्या बनता है, वहाँ पर क्या बनते हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं, ठीक है, नेचुरल लेवीज बनते हैं। अभी अगर हम नेचुरल लेवीज की बात करें, ये क्या है, नेचुरल लेवीज आर रेज्ड बैंक्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इस डेफिनेशन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद मियंडर्स बनते हैं। मियंडर्स क्या है, जब रिवर हाई कोर्सेज से चलता है तो वो जब नीचे लो लाइंग एरियाज में पहुंचता है तो वहाँ पर मियंडर्स बनते हैं। मियंडर्स क्या है, बेंड इन अ रिवर, ठीक है। तो ये जो बेंड टाइप के हैं इसी को हम मियंडर्स कहते हैं। देन डेल्टाज बनते हैं। डेल्टाज मैंने आपको पहले भी कहा था, डेल्टाज, ठीक है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास, ठीक है। लो लाइंग एरियाज में जब रिवर्स सी में फॉल करने लगते हैं तो वहाँ पर डेल्टाज बनते हैं, ठीक है। डेल्टाज क्या होते हैं, ट्रायंगुलर लैंड मास। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एज एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। देखिए, अब इसमें आपने ग्लेशियर कैसे वर्क करता है,
ग्लेशियर का भी अपना एक रोल है, लैंडफॉर्म्स बनाता है, ठीक है, हमारी अर्थ सरफेस को एक डिफरेंट शेप्स देता है। कैसे? तो ग्लेशियर्स क्या हैं? ग्लेशियर्स आर लार्ज मासेस ऑफ मूविंग आइस फाउंड इन हाई माउंटेन्स, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इनका भी रिवर्स की तरह एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ये भी मटेरियल को इरोड करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं और उसको किसी एक लास्ट प्लेस पर डिपॉजिट कर देती है। देखिए, ग्लेशियर जब मूव करते हैं, दे इरोड द लैंड बीनीथ देम, ग्लेशियर के नीचे जो लैंड होती है वो उसको इरोड करते हैं, ठीक है, थ्रू प्लकिंग एंड एब्रेशन। यानी जब ग्लेशियर मूव करता है तो रबिंग से और प्लकिंग से उखाड़ कर, किसी चीज़ को उखाड़ कर और रबिंग से वो मटेरियल को इरोड करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म लैंडफॉर्म्स सच एज यू शेप्ड वैलीज, सर्क्स एंड हैंगिंग वैलीज। ये जो सर्क्स हैं ये क्या है? सर्क्स आर बाउल शेप्ड हॉलोज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स इन माउंटेनियस एरियाज, ठीक है, ये आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। देन ग्लेशियर्स ऑल्सो कैरी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रॉक्स, सॉइल एंड डेब्रिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिमिलरली ये रिवर की तरह ही है, ठीक है, ये भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट दे डिपॉजिट द मटेरियल्स दे कैरी, ठीक है, जब वो मेल्ट होते हैं तो सिमिलरली रिवर्स की तरह ये भी इनको किसी जगह डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। फिर उनसे क्या बनता है ये आपने याद रखना है। तो इनके डेपोजिशन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे मोरेन्स, ड्रमलिन्स, एस्कर्स एंड आउटवॉश प्लेन्स। इनकी डेफिनेशंस आप अच्छे से देख लेना। मोरेन्स क्या होते हैं? मोरेन्स आर हीप्स और रिजेस ऑफ रॉक्स, सॉइल, सैंड एटसेट्रा। रिजेस मतलब रेज्ड एरियाज, क्लियर। ड्रमलिन्स क्या होते हैं? ड्रमलिन्स आर लॉन्ग स्मूथ ओवल शेप्ड हिल्स, ठीक है, क्या है ये? ड्रमलिन्स आर लॉन्ग स्मूथ ओवल शेप्ड हिल्स, ये भी आपने याद रखना है। एस्कर्स क्या हैं? एस्कर्स आर लॉन्ग नैरो रिजेस ऑफ सैंड एंड ग्रेवल फॉर्म्ड बाई ग्लेशियर्स, क्लियर। ये डेफिनेशंस आप इनकी याद रखेंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म्स बाय वेव्स एंड करंट्स। अब कोस्टल लैंडफॉर्म्स वेव्स से और करंट्स से कैसे बनते हैं? देखिए, वेव्स एंड ओशन करंट्स कॉन्टिन्यूसली शेप द कोस्टल एरियाज, ठीक है। ओशन करंट्स और वेव्स जो हैं, जो सी वेव्स हैं या ओशन वेव्स हैं या जो करंट्स हैं, ये कॉन्टिन्यूसली ये कोस्टल एरियाज को शेप देते हैं, यानी कि शेप्स बनाते हैं, डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, ठीक है, इरोजन से, ट्रांसपोर्टेशन से और डेपोजिशन से। नंबर 1 क्या है? कोस्टल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय इरोजन। देखिए, सी वेव्स स्ट्राइक अगेंस्ट द कोस्ट एंड वियर अवे रॉक्स। जब सी वेव्स कोस्ट के साथ टकराती हैं तो रॉक की एरिया को या जो भी एरिया उनको वहाँ पर मिलता है उसको अपने साथ ले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोस्टल इरोजन। देन लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय इरोजन, जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं इरोजन की वजह से, ठीक है, सी क्लिफ्स बनते हैं, सी केव्स बनते हैं, सी आर्चेस बनते हैं और स्टैक्स बनते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले वाली वीडियोज़ में समझा चुका हूँ। उसके बाद कोस्टल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय डेपोजिशन। डेपोजिशन से क्या क्या कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं? वेव्स एंड करंट्स डिपॉजिट सैंड, पेबल्स एंड सेडिमेंट्स अलोंग द कोस्ट, कोस्ट पर डिपॉजिट करती हैं सैंड, पेबल्स, सेडिमेंट्स एक्सेट्रा। और बीचेस बनते हैं, सैंड बार्स बनते हैं और लगून्स बनते हैं, ये आपने याद रखना है। देन एक्सप्लेन द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ अर्थक्वेक। देखिए, अर्थक्वेक क्या है? सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, किसकी वजह से? मूवमेंट्स इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। कॉजेज क्या है? नंबर 1 मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जब अर्थ क्रस्ट के अंदर जो प्लेट्स हैं जब उनमें कोई मूवमेंट होती है तो अर्थक्वेक आते हैं। नंबर 2 वॉल्केनिक एक्टिविटी, जब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं तो उनकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। जब कोई ज़मीन के अंदर फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है, जब क्रैकिंग होती है रॉक्स में, जब फोल्ड होते हैं वो, तो इनके फोल्डिंग और इनके फॉल्टिंग की वजह से भी क्या होता है? अर्थक्वेक आते हैं। देन अर्थक्वेक के आने से क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? नंबर 1 लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं, ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, लैंड स्लाइडिंग होने लगती है, ठीक है, सॉइल क्रैक हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम डैमेज हो सकता है, सुनामीज आती हैं और लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। अर्थक्वेक्स से कैसे बचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है अर्थक्वेक के टाइम? सबसे पहले हमें अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हाउसेस बनाने चाहिए, बिल्डिंग्स बनाने चाहिए, यानी कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग पिलर्स के साथ हमने बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। देन आइडेंटिफाई सेफ प्लेसेस इन होम्स एंड स्कूल्स। अगर मान लो हम स्कूल्स में हैं या घर पर हैं, अर्थक्वेक आ गया तो सबसे पहले हमने कोई सेफ प्लेस देखनी है कि जहाँ पर हम सेफ रह सकते हैं। इमीडिएटली हमें ओपन एरियाज में चले जाना चाहिए। देन विंडोज़ के पास नहीं रहना है, ट्रीज़ के पास या इलेक्ट्रिक पोल्स के पास नहीं रहना है, अगर वो गिर गए तो प्रॉब्लम आ सकती है।
ठीक है, हमें हमेशा दूसरों की, इंजर्ड लोगों की हेल्प करनी चाहिए और इमरजेंसी जो नंबर हैं या सर्विसेज हैं उन पर हमें कॉल करनी चाहिए। देन डिस्क्राइब द लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस विद प्रिवेंटिव मेजर्स। लैंडस्लाइड क्या है? मूवमेंट ऑफ रॉक्स, सॉइल, डेब्रिस डाउन स्लोप। क्लियर? क्या होता है देखिए, इनके पीछे, लैंडस्लाइड के पीछे क्या क्या कारण है, कॉजेज क्या है? हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइडिंग होती है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, माइनिंग की वजह से लैंडस्लाइड होती है। ठीक है, ये कारण है, ये कॉजेज हैं। क्या हो सकता है? लॉस ऑफ लाइफ जा सकती है, यानी कि जान जा सकती है, प्रॉपर्टी हमारी डैमेज हो सकती है, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है, यानी रोड्स जो है हमारी ब्लॉक हो जाती हैं, इवन कि जो स्ट्रीम्स हैं, स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी नदियाँ, वो भी ब्लॉक हो जाती हैं। तो कैसे लैंडस्लाइड से बचा जा सकता है? सबसे ज़्यादा हमें ट्रीज़ जो है वो प्लांट करने चाहिए, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। ठीक है, स्टीप स्लोप्स में कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके उतना कंस्ट्रक्शन से बचना चाहिए। बिल्ड रिटेनिंग वॉल्स एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, हमें एक सही तरीके से नालियाँ वगैरह बनानी चाहिए ताकि वाटर जो है उन ड्रेन से फ्लो करे। ठीक है, और हिली एरियाज़ में हमें कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग रिटेनिंग वॉल्स जो है वो रोड के साइड में क्रिएट करनी चाहिए। माइनिंग को कम करना चाहिए और हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स थे लैंडस्लाइड से बचने के लिए। उसके बाद अगर हम एवलांचेस की बात करें तो रैपिड मूवमेंट ऑफ स्नो, आइस, रॉक्स एटसेट्रा डाउन स्लोप। ये क्या है? ये एवलांचेस है, यानी स्नो एवलांचेस। सेम कॉजेज हैं, हैवी स्नोफॉल, अर्थक्वेक की वजह से एवलांचेस आते हैं, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, हमारी बर्फ़ जो है एकदम पिघलने लगती है, तो एवलांचेस आते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? सेम, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, बिल्डिंग्स डैमेज हो सकती हैं, रोड ट्रांसपोर्ट जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, यानी स्ट्रीम्स वगैरह भी ब्लॉक्स हो जाती हैं। तो सेम इसके भी लैंडस्लाइड की तरह ही इसके भी क्या हैं? इसके भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक से लैंडस्लाइड्स लिखा गया है, ये एवलांच आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेम बिल्कुल लैंडस्लाइड की तरह ही इसके भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लॉफ क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है? अब ये ग्लेशियल लेक क्या है? इट इज़ अ सडन फ्लड दैट हैपेंस व्हेन अ ग्लेशियल लेक बर्स्ट एंड रिलीजेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। जब ग्लेशियर लेक से अचानक बहुत सारा वाटर रिलीज होने लगता है, उसी को हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। कारण क्या है? कैसे ये आउटबर्स्ट होता है? कैसे वाटर रिलीज होता है ज़्यादा अमाउंट में? बर्फ़ पिघलने लगती है, टेम्परेचर जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो बर्फ़, ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, हैवी रेनफॉल या स्नोफॉल की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। ठीक है, और जब वाटर प्रेशर बढ़ जाता है ग्लेशियर लेक का, वैसे भी ये फ्लड आता है। इसको आपने याद रखना है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है? लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, सेम, रोड्स, ब्रिजेस, हाउसेस डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। फॉरेस्ट एरिया, हमारी जो लैंड है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। सॉइल इरोजन हो जाती है, हमारी जो अर्थ की टॉप लेयर है, फर्टाइल लेयर अर्थ की, वो रिमूव हो जाती है, रिवर्स ब्लॉक हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कुछ इसका इम्पैक्ट है, इनको आप अच्छे से याद करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस डस्ट स्टॉर्म्स। अब डस्ट स्टॉर्म्स क्या है? अ डस्ट स्टॉर्म इज अ नेचुरल इवेंट इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स लिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डस्ट एंड सैंड इनटू द एयर। ठीक है, तूफान, ठीक है, रेत का तूफान, डस्ट का तूफान, स्पेशली ये डेजर्ट एरिया, ड्राई एरियाज में आते हैं। कारण क्या है? कॉजेज क्या है? हाई स्पीड विंड्स, बहुत तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो तूफान आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। स्पेशली ये एरिड एरियाज में आते हैं, क्योंकि जैसे राजस्थान है तो वहाँ पर पानी बहुत कम, यानी कि रेत में मॉइस्चर नहीं होता है, रेत जो है वो एकदम हवा में उड़ने लगती है। ठीक है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। और ये कैसे होता है? देखिए, ओवर ग्रेजिंग की वजह से ये डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। अगर मान लो कोई ग्राउंड है, उस पर अगर घास ही घास है, ठीक है, तो रेत कहाँ से उड़ेगी? तो जब वो घास नहीं रहेगी, ओवर ग्रेज हो जाएगी, तो डस्ट स्टॉर्म्स आएंगे। सिमिलरली डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, तो जब हम ट्रीज को कट कर देते हैं तो इससे भी डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह आने लगते हैं। अब क्या इफेक्ट्स होता है? देखिए, डस्ट स्टॉर्म्स के इफेक्ट्स क्या है? नंबर 1 क्या है? फर्टाइल टॉप सॉइल इज स्ट्रिप्ड अवे। हमारी जो टॉप लेयर है, फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल लेयर अर्थ की, वो रिमूव हो जाती है, उड़ जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा? लैंड प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इन स्टॉर्म्स के चलने से लैंड डिग्रेड हो जाती है, डेजर्ट एरिया बन जाता है। ठीक है, या छोटे छोटे प्लांट्स वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाता है, यानी जो छोटे छोटे
एनिमल्स हैं, कोई बर्ड्स वगैरह, उनके जो नेस्ट वगैरह होते हैं, उनके जो घोंसले वगैरह होते हैं, वो हवा के साथ उड़ जाते हैं, इस तूफान में उड़ जाते हैं। ठीक है, इन तूफानों से, इन डस्ट स्टॉर्म से कुछ बीमारियां लग सकती हैं, जैसे अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये ब्रोंकाइटिस क्या है? स्वेलिंग ऑफ द एयर ट्यूब्स, ठीक है, दैट कैरी एयर टू द लंग्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फेक्शंस, बहुत सारी इन्फेक्शंस हो सकती है, आई इन्फेक्शन हो सकती है, एलर्जीज वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, और स्पेशली जो लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, रोड एक्सीडेंट्स के, यानी एक्सीडेंट्स के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, या फ्लाइट्स वगैरह भी डिले हो जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स है डस्ट स्टॉर्म्स के, जो आपने अच्छे से याद रखने। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।